दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप बेहतर होंगे और आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर से प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का अर्थ क्या होता था? कृषि कर, गायों की खोज, पशुओं की बलि, पशुचारण, बस्ती। तो दोस्तों सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि जो ऋग्वैदिक में गविष्टि शब्द का अर्थ होता था गायों की खोज के लिए होता था। दोस्तों बेसिकली यह शब्द निम्नलिखित में से उत्पन्न हुआ है। इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इतिहास से भी ना कुछ पूछ लेता है। गो का अर्थ मतलब जानते हैं गाय होता है, और विष्टि का मतलब होता है खोज या पीछा करना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ऋग्वैदिक समाज में मवेशी ही धन का मुख्य मापक थे और गायों पर अधिकार के लिए कोई जनजातीय संघर्ष और युद्ध लड़े गए थे, है ना। और इसलिए कविष्टि शब्द का जो प्रयोग है अक्सर युद्ध या संघर्ष के पर्यायवाची के रूप में किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बुद्ध के शिष्यों से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार करें। आनंद प्रथम बौद्ध सभा में सूत्र पिटक का पाठ किया था। उपाली विनय पिटक के नियमों का संकलन किया था। सुजाता ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध को दूध चावल अर्पित किए थे। और देवदत्त बुद्ध के मुख्य अंगरक्षक के रूप में सेवा की थी। बताइए कितने युग में सही सम्मिलित हैं? तो दोस्तों इसमें तीनों युग में सम्मिलित हैं। जो आनंद थे वो बुद्ध के सबसे करीबी निजी परिचायक थे, और दर्शकों के तक बुद्ध के जो सानिध्य में रहने के कारण उन्हें बुद्ध के सभी प्रवचन कंठस्थ याद थे। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने एकत्रित संघ के सामने अपनी स्मृति से सूत्र पिटक का पाठ किया था। और उपाली जो जन्म से एक नाई थे। ठीक है, संघ के सबसे अनुशासित सदस्यों में से एक बने और बुद्ध के सभी शिष्यों के बीच उन्हें मठवासी नियमों का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली की जो विनय पिटक के पाठ का कार्य सौंपा गया था। और सुजाता बोधगया की एक युवती थी जिसने बुद्ध को उस समय खीर अर्पित की थी। और जब उन्होंने अत्यधिक तपस्या के मार्ग को अपना दिया था और बोधि वृक्ष के नीचे अपने अंतिम ध्यान और ज्ञानोदय से पहले अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे थे, तो बौद्ध परंपरा में इस भेंट को बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कथन 4 क्यों सही है? कथन 4 इसमें सही नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें केवल 3 सही थे। और जो देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, जो कि भिक्षु तो बना लेकिन बाद में वह महत्वाकांक्षी हो गया था और उसने संघ के नेतृत्व को हथियाने का प्रयास किया था। बौद्ध ग्रंथों में उसे बुद्ध की हत्या के 3 अलग अलग प्रयासों के लिए याद किया जाता है, जिसमें एक जंगली हाथी को छोड़ना और उनकी और एक चट्टान लुढ़काना शामिल था। वह संघ के भीतर सबसे कुख्यात विरोधी था, ना कि कोई अंगरक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ऋग्वैदिक शासन प्रणाली के संबंध में कथनों पर विचार करें। राजा का जो पद था सामान्यतः वंशानुगत होता था। राजा के पास पूर्ण और असीमित अधिकार थे। सीमित संभवतः राजा के चुनाव में भूमिका निभाता था समिति। तो बताइए इसमें कितने कथन सही सुमेलित हैं? तो इसमें 1 और 3 तो सही सुमेलित है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजन के पास पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं थे। उनकी शक्ति पर कोई शक्तिशाली कबीलियाई और सभाओं द्वारा नियंत्रण रखा जाता था, जिनमें सबसे प्रमुख सभा होती थी बुजुर्गों और कुलीनों की। एक छोटी परिषद होती थी जो कि नियंत्रण रखती थी। समिति की बात करें तो कबीले का एक बड़ी सामान्य सभा थी, जिसे विदत और गढ़ कहते थे। इसके अलावा वह पुरोहित और सेनानी जैसे कि प्रमुख पदाधिकारी की सहायता के शासन करते थे, और वे नियमित स्थायी सेना नहीं रखते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मिलिंद पन्हो के मूल पाठ की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, प्राकृत, ग्रीक और पाली। तो दोस्तों सभी जानते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पाली भाषा में उसी ग्रंथ की रचना हुई थी। आइए थोड़ा देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो, जिसका अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, यानी कि पाली भाषा में रचित एक बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ है, जो भारत ग्रीक राजा मेनेंडर जो प्रथम थे, जिसे ग्रंथ में मिलिंद के नाम से संदर्भित किया गया है, और बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्धिक संवादों की एक श्रृंखला को दर्ज करता है। यह ग्रंथ जो सागाला है शहर में आधारित है, और जिसे आधुनिक पाकिस्तान के सियालकोट के रूप में पहचाना जाता है, और इसमें बौद्ध धर्म के कई सैद्धांतिक प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इसमें आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म, निवारण और धारण की विश्वसनीयता शामिल है। मिलिंद पन्हो बौद्ध साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखता है, क्योंकि यह संपूर्ण पाली प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक परंपरा में दार्शनिक बहस के सबसे परिष्कृत उदाहरणों में से एक माना जाता है, और म्यांमार से थेदवाद परंपरावाद के काली कैनन में शामिल है। और यह एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मेनांडर के एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व की पुष्टि करता है और बौद्ध विचारों के साथ उनके वास्तविक जुड़ाव का संकेत देता है। इसकी पुष्टि उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर धम्म चक्र प्रतीकों के उपयोग से होती है। और इस पाठ का एक संस्कृत संस्करण भी मौजूद है, लेकिन इसे मूल रचना के बजाय बाद का रूपांतरण माना जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसकी रचना हरीशेन ने ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए शास्त्रीय संगीत भाषा में की थी और यह एक पुराने बलुआ पत्थरों के खंभे पर अंकित है, जिसे मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाया था। यह कांचीपुरम के पल्लव साम्राज्य के मगध में सीधे विलय को उल्लेखित करता है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्यों गलत है ये। प्रयाग प्रशस्ति में कांचीपुरम के जो विष्णु गोप का उल्लेख मिलता है और इनकी पहचान एक पल्लव शासक के रूप में की गई है, लेकिन उन्हें सीधे मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। और समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नई नीति का पालन किया गया था, जिसका अर्थ है कि शासकों को बंदी बनाया जाता था, उसमें अधीनता स्वीकार करवाई जाती थी और फिर उन्हें अपने क्षेत्रों में अधीनस्थ शासकों के रूप में शासन जारी रखने के लिए मुक्त किया जाता था। यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी जो सीधे तौर पर किसी क्षेत्र में को साम्राज्य में मिलाने की नीति से अलग थी और इस विशेष रूप से सुदूर दक्षिणापथ के शासकों के लिए अपनाया जाता था, और जहां स्थायी प्रशासनिक एकीकरण व्यवहारिक नहीं था, बल्कि पल्लव साम्राज्य एक अधीनस्थ राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में बना रहा था, न कि गुप्त साम्राज्य के किसी अंगीकृत प्रांत के रूप में। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो इसमें सही मिलान करने को कहा गया है। तो दोस्तों इसमें जो बज्रपति है आपका वो चारागाह भूमि का प्रमुख हो जाएगा, और आपका जो कुलपा है वो परिवार का मुखिया हो जाएगा, और जो ग्रामीणी है वो आपका गांव या लड़ाकू इकाई का नेता हो जाएगा, और आपका जो गढ़ है तो वो आपका जनजातीय लड़ाकू समूह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा को दी जाने वाली स्वैच्छिक भेंटों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भाग, बलि, कर या हिरण्य? तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो भेंट दी जाती थी वो बलि कही जाती थी। आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द से तात्पर्य लोगों द्वारा राजा या कबीले के मुखिया को स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंट या उपहार थे। ये भेंट नियमित कर नहीं थे, बल्कि सम्मान और समर्थन के प्रतीक के रूप में दिए जाते थे। बाद में भाग शब्द का जो प्रयोग है राजा के हिस्से की उपज या कर को दर्शाने के लिए किया जाने लगा था, और बाद के कालखंडों में कार शब्द या श्रद्धांजलि को संदर्भित करता था। हिरण्य का सामान्य अर्थ होता है धन, सोना, ये कीमती वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज के संबंध में कथनों पर विचार करें। दास मुख्य रूप से कृषि और उत्पादन गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से नियोजित थे। सामाजिक विभाजन का चौथा भाग शूद्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें खंड में मिलता है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा, और एक कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में दासों यानी कि दास और दासी का उपयोग मुख्य रूप से कृषि और उत्पादन गतिविधियों में नहीं किया जाता था, बल्कि वे आमतौर पर घरेलू सेवा और घर के कामों में लगे रहते थे। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और 59 देखते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा प्रणाली के संबंध में है। शाही राज्य ने पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों की ढलाई पर कड़ा एकाधिकार बना रखा था। सभी कर संग्रहों के लिए मानक चांदी के कर्षापरणों की व्यवस्थित रूप से सोने के दिनारों से बदल दिया जाता गया था, और काकनी एक छोटे तांबे के सिक्के के रूप में कार्य करती थी, जिसका उपयोग रोज़मर्रा के छोटे मोटे बाजारी लेन देन के लिए किया जाता था। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसमें केवल 2 सही है, बाकी एक स्टेटमेंट इसमें कह रहा है। अच्छा हाँ, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका केवल 2 गलत होगा, 1 और 3 बिल्कुल सही है। आइए क्यों गलत है ये वाला स्टेटमेंट 2, यानी मौर्य काल के दौरान चांदी का मानक कर्षारोपण ही मुद्रा की मुख्य इकाई बना रहा था, और कर संग्रह के लिए इसे कभी भी सुनहरे सिक्कों में व्यवस्थित रूप से नहीं बदला गया था। मौर्य की जो मौद्रिक व्यवस्था में सुनहरे सिक्कों का प्रचलन उतना प्रमुख नहीं था, जितना कि बाद में कुषाणों और गुप्तों के शासनकाल में देखने को मिला था। मौर्यकालीन व्यवस्था में कर निर्धारण और राजकीय लेन देन मुख्य रूप से चांदी में ही किए जाते थे। अर्थशास्त्र में ही राजस्व, वेतन, जुर्माने, व्यापारिक लेन देन के लिए चांदी के कर्षारोपण को ही मानक मौद्रिक इकाई के रूप में लगातार संदर्भित किया गया है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ऋग्वैदिक समाज का 3 समूह योद्धाओं, पुरोहितों और आम लोगों में विभाजन किस क्षेत्र की सामाजिक संरचना के समान था? बताइए, मेसोपोटामिया, यूनान, ईरान या मिस्र? तो दोस्तों ये ईरान के समान था, यानी कि प्रारंभिक इंडो आर्यन यानी कि वैदिक लोग और प्राचीन ईरानी एक समान भाषाई और सांस्कृतिक वंश साझा करते थे, जिसे अक्सर इंडो ईरानी विरासत कहा जाता है। और ऋग्वेद में दिखाई जाने वाली क्रमिक सामाजिक स्तरीकरण, जहाँ एक काफ़ी हद तक समतावादी जनजातीय समाज पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणों, योद्धाओं और आम लोगों में विभाजित होने लगा था। प्राचीन ईरानी यानी कि अविस्थायी को कहा जाता था, समाज में प्रत्यक्ष और उल्लेखनीय समानता दिखाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
61 देखते हैं, कथन और कारण है। सिकंदर महान की सेना ने ब्यास नदी के पार कर पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कारण दे रहा है कि वे नंद साम्राज्य की विशाल पैदल सेना और गढ़ सेना से भयभीत थे। क्या ये बात सही है? कथन और कारण बताइए सही है और सही इसकी व्याख्या कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसका जो रीज़न और कारण यानी कि कारण और कथन दोनों सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सिकंदर की जो पूर्व की ओर बढ़ती सेना 326 ईसा पूर्व में हाइफ्रांसिस नदी, जिसे आज ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये फैक्ट है, क्योंकि जो ब्यास नदी थी इसका जो पुराना नाम था, ठीक है, हाइफासिस नदी था। आप ध्यान रखना, क्योंकि पता है 2026 में जो यूपीएससी का अटैम्प्ट हुआ है तो इसमें पुराने नाम लेकर के पूछे गए थे, तो इसको याद रखना। पर आकर रुक गई थी सेना उसकी। फारस, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लगभग एक दशक के एक लगातार सैन्य अभियानों के बाद एक थक चुके थे। और इसके ये तो आप जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसको बता रहा हूँ, ये सब कहानी आपने सुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बताइए इसमें कौन सा कथन किससे सम्मिलित होगा। यानी कि जो आपका इंद्र है वो आपको किलों को तोड़ने वाला होता था, आपका जो अग्नि है वो आपका देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ कराने वाला होता था, वरुण आपका जो प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक होता था, और जो सोम थे वो वनस्पतियों के देवता थे। सही इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और प्रशासन के संबंध में कथनों पर विचार करें। शिक्षा और वाद विवाद का माध्यम केवल पानी तक ही सीमित था, क्योंकि पाठ्यक्रम मूल बौद्ध त्रिपिटकों की भाषा पर आधारित था। इसमें 5 विद्याओं का विधान किया जा गया था। इसमें तर्कशास्त्र, हेतु विद्या, चिकित्सा शास्त्र और व्याकरण शामिल थे। आर्थिक ज़रूरतें शाही अनुदानों से ही होती थीं और छात्रों तथा भिक्षुओं को ही शिक्षा या रहने खाने के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता था। ये बात सही है? बताइए इसमें कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें एक तो आपका गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक क्यों गलत है? क्योंकि नालंदा में शिक्षा और विद्वतापूर्ण बहस का मुख्य माध्यम संस्कृत था, पाली नहीं, इसलिए इस स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ महाभाष्य का मुख्य उद्देश्य क्या था। यह पाठ युद्ध में हाथियों के उपयोग के लिए एक सैन्य नियमावली का काम करता था। यह पाणिनि के व्याकरणिक नियमों पर विस्तृत टीका प्रस्तुत करता था। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो कर्नाटक संगीत की स्वरलिपि को दर्शाता है। यह भारत और चीन के बीच समुद्री मार्गों का वर्णन करता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ये पाणिनि के व्याकरणिक नियमों पर विस्तृत टीका प्रस्तुत करता है, ठीक है, महाभाष्य। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इसमें कह रहा है, शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण के अवशेष वर्तमान में किस राज्य में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार। तो दोस्तों इसके जो आपके अवशेष हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 66। इसमें कह रहा है, संगम काल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, ठीक है। जो आपका उरायूर था, तो बेसिकली वो कपास वस्त्र व्यापार के लिए जानी जाने वाली एक आंतरिक राजधानी थी। और जो आपका पुहार है वो रोमन व्यापार में बड़े पैमाने पर संलग्न एक तटीय बंदरगाह था। और जो करिकाल है वो कावेरी नदी पर एक विशाल तटबंध के निर्माण का श्रेय जिस शासक को दिया जाता है उसका वर्णन करता है। और आपका जो एलारा है एक प्रारंभिक शासक जिसने श्रीलंका को जीता और उस पर कई वर्षों तक शासन किया। तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 67। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित मरुत किससे संबंधित है। अग्नि, जल, कृषि और तूफान। तो दोस्तों ये तूफान से संबंधित है, क्योंकि ऋग्वेद में मरुतों को तूफानों और हवाओं के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें अक्सर गर्जन और वर्षा के देवता, इंद्र के साथ रहने वाले उग्न और युवा देवताओं के रूप में चिन्हित किया जाता है। मरुत जनजाति का संबंध निम्नलिखित से था, गरज के साथ वर्षा, तेज़ हवाएं, बिजली और बारिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, संगम साहित्य में नदियों के निकट स्थायी कृषि से कौन सा तेनाई जोड़ा हुआ है, यानी कि पारिस्थितिक क्षेत्र आपको जोड़ा हुआ है। कुरिंजी, मल्लाई, मरुत्तम और नैनीताल। तो दोस्तों जो मरुत्तम है वो आपका संगम साहित्य में नदियों के निकट स्थायी कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बाद में पूर्वी भारत में वज्रयान और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में नालंदा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि विक्रमशिला में प्रख्यात विद्वानों का एक विशेष मंडल था जो स्नातक छात्रों को उपाधि और पंडित की उपाधि प्रदान करता था। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये कथन तो सही है लेकिन इनका कारण सही नहीं है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर 69 का बी हो जाएगा। और आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है।
चलो थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यानी कि जो विक्रमशिला में एक सुव्यवस्थित शैक्षणिक प्रशासन प्रणाली थी, जिसमें इसके द्वारा 6 प्रतिष्ठित विद्वानों का एक समूह तैनात रहता था, जो प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों की परीक्षा लेते थे, और यह संस्था उन विद्वानों को पंडित की औपचारिक उपाधि प्रदान करती थी, जो कठोर प्रशिक्षण और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते थे। बेसिकली ये एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपका जो 70 वा क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। यानी कि मौर्यकालीन वित्तीय संकट का सिद्धांत प्रस्तावित करने के लिए इतिहासकार डी कौशाम्बी ने किस विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृति का विश्लेषण किया था? मृदभांड, सिक्के, शिलालेख या टेराकोटा? तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी सिक्के का उल्लेख किया था उन्होंने। ठीक है, 71 देखते हैं। महापद्म नंद के संबंध में कथनों पर विचार करें। पौराणिक ग्रंथ महापद्म नंद को सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश का एक वैध वंशज मानते थे। कलिंग और कौशल राज्य को जीतने के बाद उन्होंने एक राट की संप्रभु उपाधि धारण की थी। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में अपने राजनयिक अभियान के दौरान उनसे सीधा सामना हुआ था। तो दोस्तों इसमें आपका बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, बाकी आपका पहला और दूसरा तीनों गलत हैं। दोनों गलत हैं और केवल 2 ही सही है। अब पहला क्यों गलत है? यानी कि पुराणों में महापद्म नंद की एक वैध क्षत्रिय वंशज के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके विपरीत पुराण नंदों के प्रति गहरी शत्रुता का भाव रखते हैं और महापद्म नंद को निम्न कुल का बताते हैं, और विशेष रूप से एक क्षत्रिय पिता और शूद्र माता की संतान के रूप में। इस आधार पर ब्राह्मणवादी सामाजिक मानदंडों के आधार पर अनुसार उन्हें अवैध माना जाता है। पुराण उन्हें समस्त क्षत्रियों का संगरक बताते हैं और उनके लिए सर्वक्षतांतक यानी कि अर्थात क्षत्रिय वंश का विनाशक विशेष का प्रयोग करते हैं। तो यह प्रयोग उस शासक के प्रति ब्राह्मणों के शेष रोष को दर्शाता है, जिसे वे अशुद्ध वंश मानते हैं और जिसने सामाजिक सत्ता पर अधिकार कर लिया था। स्टेटमेंट 2 तो सही है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं क्यों गलत है। यानी कि मेगास्थनीज महापद्म नंद के समकालीन नहीं थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूसिड राजदूत के रूप में कार्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में ही नंद वंश को सत्ता से हटा दिया था, और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र तब तक पहुंचे थे जब नंद वंश का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसलिए महापद्म नंद सहित किसी भी नंद शासक ने उनका कोई सीधा सामना नहीं हुआ था, है ना। तो इसलिए आपका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। 72 देखते हैं। विशाखा दत्त और शूद्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य और एक यूनानी राजकुमारी के बीच विवाह संबंध का वर्णन करता है। मृच्छकटिक एक व्यापारी और एक वेश्या के प्रेम कहानी का वर्णन करता है। मुद्रा राक्षस में कोई महिला मुख्य पात्र नहीं है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें केवल आपका 2 और 3 तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? यानी कि मुद्रा राक्षस में चाणक्य की उस राजनीतिक रणनीति का वर्णन है जिसके तहत उन्होंने नंदवंश के पूर्व मंत्री राक्षस को मौर्य सेवा में लाकर चंद्रगुप्त की शाही स्थिति को मजबूत किया था। इस स्थिति में जिस वैवाहिक गठबंधन का जिक्र है वह चंद्रगुप्त और हिमालय राजा तथा उनके सहयोगी कवर्तक की पुत्री के बीच हुआ था, न कि किसी यूनानी राजकुमारी के साथ। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंचतंत्र के संकलन के उद्देश्य का सही वर्णन करता है। सीमावर्ती जनजातियों के बीच जटिल वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का प्रचार प्रसार, पशु कथाओं के माध्यमों से राजकुमारों को राजकाज और व्यवहारिक राजनीतिक सूझबूझ सिखाना, कारीगर संघों के लिए एक कूटबद्ध धातु वैज्ञानिक अभिलेख के रूप में कार्य करना, मौखिक द्रविड़ परंपराओं से अनुदित प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के रूप में कार्य करना। तो दोस्तों सही इसका जो डिस्क्रिप्शन है पंचतंत्र का वो बी हो जाएगा, यानी कि पशु कथाओं के माध्यम से राजकुमारों को राजकाज और व्यवहारिक राजनीतिक सूझबूझ सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये अथर्ववेद संहिता में मुख्य रूप से सूक्तों के पाठ के साथ आवश्यक अनुष्ठान और सूत्र शामिल हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के बाद रचित ग्रंथ हैं जो अनुष्ठानों के सामाजिक और धार्मिक पहलुओं की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही आंसर रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है, यानी कि इसमें केवल एक गलत है, तो आपका सही। तो सही इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्यों गलत है। इस ग्रंथ के अनुसार जो यजुर्वेद में सूक्त और उनसे संबंधित अनुष्ठान वर्णित है, न कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद की बात करें तो उसमें बुरी शक्तियों और रोगों से बचाव के मंत्र और जादू टोने वर्णित किए गए हैं। 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्वान नागार्जुन के मुख्य योगदान का सही डिस्क्रिप्शन करता है। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक संप्रदाय की स्थापना की और अपनी कीर्ति मूल माध्यमिक कारिका के माध्यम से शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों शून्यता के सिद्धांत आते ही इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आप भी पहचान गए होंगे। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी सी डी तीनों गलत हैं, केवल एक सही है।
76 देखते हैं। दक्षिणापथ के संबंध में कथनों पर विचार करें। प्राचीन ग्रंथों में दक्षिणापथ को विंध्य पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में स्थित क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था और यह उत्तरी गंगा क्षेत्र के शहरों को दक्षिणी बाजारों में जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी होने का दावा करते हुए उपाधियां धारण करते थे। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें केवल दोस्तों 2 और 3 सही है, केवल स्टेटमेंट जो 1 है वही गलत है। आइए देखते हैं कि क्यों गलत है। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में दक्षिणापथ शब्द के 2 अर्थ होते थे। यह एक ही समय पर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता था जो मोटे तौर पर दक्कन के क्षेत्र के समान था और साथ ही साथ ये उस ज़मीनी व्यापार मार्ग को भी इंगित करता था जो गंगा के मैदानी उत्तरी क्षेत्र के दक्षिण से जोड़ता था। इसकी क्षेत्रीय सीमाएं कभी भी निश्चित नहीं रही थी क्योंकि यह पूरी तरह से विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था। कई प्राचीन स्रोत विदर्भ और मध्य भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि क्षेत्रों को दक्षिणापथ क्षेत्र के अंतर्गत रखते थे। वहीं अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से एक दक्षिणी मार्ग के रूप में किया गया है, न किसी ऐसे कड़ाई में सीमांकित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जिसकी उत्तरी सीमा विंध्य पर्वतमाला द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित हो, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट केवल एक गलत है, बाकी आगे का सही है। 77 देखें। इसमें कह रहा है तिब्बती विद्वान जो कि संस्कृत सीखने तथा महायान और वज्रयान ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत के मठवासी विश्वविद्यालयों की यात्रा करते थे, उन्हें किस शब्द से संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा सही रहेगा। तो इसमें दोस्तों लोटवास सही आंसर सी रहेगा। यानी कि बेसिकली लोटवास एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुवादक। यह उपाधि उन तिब्बती विद्वानों को दी जाती थी जो संस्कृत में महारत हासिल करने और भारतीय पंडितों के साथ मिलकर महायान तथा वज्रयान ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने के लिए भारत में आते थे। भारत के नालंदा, विक्रमशिला और जगद्दला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की यात्रा करते थे। उनके इस कार्य ने ही तिब्बती बौद्ध धर्मग्रंथों यानी कि कंग्योर और तंग्योर की मूल आधारशिला रखी थी। पंडित की उपाधि निपुण भारतीय विद्वानों को प्रदान की जाती थी। महासंधि तांत्रिक थे और तारानाथ 16वीं शताब्दी के एक विशिष्ट तिब्बती इतिहासकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदभांड उत्तर वैदिक काल में से संबंधित अधिक निकटता से संबंधित है। कृष्ण लोहित मृदभांड, काले लेप वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, ये लाल पॉलिश वाले मृदभांड। तो दोस्तों इसका सही आंसर चित्रित धूसर मृदभांड यानी सही आंसर सी हो जाएगा। जो चित्रित धूसर मृदभांड थे उसको PGW भी कह देते हैं और उत्तरी भारत में उत्तर वैदिक कालीन ये लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व में से सबसे निकटता से जोड़ा है। विशेषताएं ऐसी क्या हैं। यह एक महीन चाक पर बनी हुई मिट्टी की कलाकृति है और जिसकी चिकनी धूसर सतह पर काले ज्यामितीय डिज़ाइन बने हैं। और वितरण की बात करें तो यह गंगा यमुना दोआब में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके हस्तिनापुर, अहिचत और कौशाम्बी जैसे स्थल शामिल हैं। महत्व ये स्थल प्रारंभिक वैदिक काल के अर्थ खानाबदोश पशुपालन से हटकर स्थिर कृषि समुदाय की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाते हैं। यद्यपि इन बस्तियों ने भविष्य में राज्यों के निर्माण के लिए भौतिक आधार प्रदान किया है और फिर भी इनका जो स्वरूप मूलतः ग्रामीण ही रहा। औद्योगिक नगरीकरण की शुरुआत तो बाद में NVPW चरण के साथ हुई थी। 79 देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से किस प्राचीन दक्षिण भारतीय राजवंश ने संगम सभाओं के आयोजन के लिए अनन्य राजसी संरक्षण प्रदान किया था। बताइए चोल, चेर, पल्लव या पांड्य। तो दोस्तों पांडव ने किया था। देखते हैं तमिल साहित्य परंपरा के अनुसार तीनों संगम सभाओं का जो आयोजन है और संरक्षण विशेष रूप से मदुरै के पांड्य राजाओं द्वारा किया गया था। पहला संगम मदुरै में, दूसरा संगम कपाटपुरम में और तीसरा संगम पुनः मदुरै में आयोजित किया गया था। और ये तीनों सभाएं पांड्य राजाश्रय में आयोजित की गई थी जिसने एक राजवंश को तमिल साहित्य संस्कृति के इतिहास में विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण बना दिया था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै नगर तीनों ही प्रसिद्ध सभाओं के दौरान तमिल साहित्य अध्ययन की केंद्रीय संस्थागत केंद्र के रूप में कार्य करता रहा था। चोलों का संबंध देखते हैं तो पूर्वी कोरोमंडल तट पर से था और उनकी राजधानियां उरायूर और पुहार थीं। चेरों का संबंध पश्चिमी केरल क्षेत्र से में था और पल्लव एक बाद का राजवंश था जो संगम युग की समाप्ति के बाद ही प्रमुखता से आया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थलों को उत्तर वैदिक काल के आदिम नगर माना जाता है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, तक्षशिला और मथुरा, अयोध्या और राजगीर, उज्जैन और वाराणसी। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आदिम नगर के रूप में जाने जाने वाले शहर हस्तिनापुर और कौशाम्बी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। हिंदी पार्थियन राजा गोंदो फर्निस का संबंध प्रारंभिक ईसाई धर्म के आगमन से है क्योंकि तख्ते बही अभिलेख में उनके ईसाई धर्म में धर्मांतरण का उल्लेख है।
तो बताइए कि कारण और जो कथन है क्या सही उसकी व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों इसमें कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो सरासर गलत है। इसका सही इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तख्ते बाही अभिलेख जो है आज के पाकिस्तान के पेशावर के पास मिला था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष है, क्योंकि यह इस बात को साबित करता है कि गोंदो फर्निस यह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था। यह अभिलेख उसके शासनकाल के 26वें वर्ष को 46वीं ईस्वी बताता है। हालांकि इस अभिलेख में इसके ईसाई धर्म अपनाने का जिक्र नहीं है। यह केवल एक समर्पित अभिलेख है जो किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा एक बौद्ध स्थल के निर्माण को दर्शाता है। इस अभिलेख में या किसी अन्य अभिलेख में ऐसा कोई भी पुरालेखीय प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि गोंदो फर्निस ने वास्तव में ईसाई धर्म अपना लिया था, है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, केवल सी सही हो जाएगा। 82 देखते हैं। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के किस विचार में दृढ़ विश्वास ने मौर्य सेना की शक्ति को कमजोर किया था? शांतिवाद, धर्मनिरपेक्षता, तपस्यवाद या भाग्यवाद? तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शांतिवाद। ठीक है, यानी कि जो हेमचंद्र राय चौधरी ने यह तर्क दिया है कि अहिंसा के प्रति अशोक की गहरी व्यक्तिगत निष्ठा और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद, दोस्तों ये आप सब बहुत बार पढ़े होंगे, इसको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। कलिंग का युद्ध है, 13वें शिलालेख में है, ये सब बेहतर आप जानते ही जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखें। इसमें क्या रहा है कि प्राचीन विद्वान वारामिहिर के संबंध में है। उनका पंच सिद्धांतिका में 5 पूर्ववर्ती खगोलीय प्रणालियों को संकलित किया गया था, जिनमें यूनानी और रोमन परंपराएं भी शामिल थीं। तो उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था कि ग्रहों की चाल में पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं जैसे कि वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता था है, और उनकी वृहत संहिता में वास्तुकला, रत्नशास्त्र और मौसमी कृषि पर अध्याय शामिल है। तो बताइए इसमें कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल आपका 1 और 3 सही है, बाकी जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। आइए क्यों गलत है देखते हैं। वारामिहिर ने इस विचार को अस्वीकार नहीं किया कि ग्रहों की चाल का पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। उसके विपरीत उन्होंने इस विचार का समर्थन किया था और इसे विकसित किया कि उसकी जो बृहद संहिता में ग्रहों से जुड़े शकुनों, वायुमंडलीय परिवर्तनों, खगोलीय परीक्षणों के आधार पर वर्षा की भविष्यवाणी तथा कृषि और राजनीतिक पूर्वानुमानों के लिए प्राकृतिक संकेतकों की व्याख्या पर अनेक जो अध्याय शामिल हैं, और उनकी जो वृहत जातक पूरी तरह से कुंडली ज्योतिष को समर्पित है। और वारामिहिर का एक दृढ़ विश्वास था कि खगोलीय हलचलें पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। संगम पथिनेनकिल कनक्कू के बाद के ग्रंथ में, जिनमें तरक्कुरल भी शामिल है, मुख्य रूप से किस प्रकार के विषय से संबंधित है? ए, प्रेम और रोमांटिक जीवन, युद्ध और वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ, नैतिक शिक्षा और सही आचरण, तारों और ग्रहों का अध्ययन। हर्षवर्धन बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि नैतिक शिक्षाएं और सही आचरण को ये ग्रंथ दर्शाते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा अभिलेख में कौन सी घटना दर्ज की गई थी? हत्या, भूमि अनुदान, कर आरोपण या राज्य अभिषेक? दोस्तों भूमि अनुदान की जो घटना है इसमें दर्ज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कौशल के साथ अजातशत्रु के लंबे सैन्य संघर्ष का मुख्य भू राजनीतिक परिणाम क्या था? तो दोस्तों ज़्यादा स्टेटमेंट ना पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, यानी कि अजातशत्रु ने सफलतापूर्वक कांची के समृद्ध राज्य को मगध के शक्तिशाली साम्राज्य को में मिला लिया था। तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 कह रहा है अजंता और बाघ गुफा चित्रों से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार करें। अजंता गुफा 1, इसमें कमल धारण किए बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र है। बाघ गुफाएं चित्रों में मुख्य रूप से दरबारी जीवन, जो नर्तकियों से जैसे सांसारिक दृश्य दर्शाए गए हैं। अजंता गुफा 16, इसमें मौर्य काल में निर्मित मरसान कुमारी राजकुमारी का चित्र है। तो बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें केवल एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अब देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। दोस्तों इसमें पहला वाला भी सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों? यानी कि जो मरणासन राजकुमारी की पेंटिंग है, जिसमें नंदा की पत्नी सुंदरी के शोक संतप्त दृश्य को दर्शाया गया है, जब नंदा के शीघ्र ही संन्यास लेने की बात सुनकर वह मूर्छित हो जाती है, सही रूप से अजंता की गुफा संख्या 16 में स्थित है। हालांकि यह पेंटिंग 5वीं से 6वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व के वाकाटक काल से संबंधित है, ना कि मौर्य काल से। ठीक है ना। तो इस पेंटिंग का जो इस पेंटिंग को बेसिकली मौर्य काल का मानना और कालक्रम संबंधी लगभग 8 शताब्दी की एक त्रुटि है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संबंध में है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में गोपाल द्वारा मगध के एक राज्य प्रायोजित संस्था के रूप में की गई थी। नालंदा की विपरीत यह हिरण्य पर्वत पर स्थित था और वर्तमान बिहार शरीफ के शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इसका वास्तुशिल्प भी जो है डिज़ाइन और संस्थागत ढांचा तिब्बत के पहले बौद्ध मठ साम्य के एक आदर्श के रूप में कार्य किया गया था। बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऋग्वैदिक काल की तुलना में तत्कालीन बौद्धिक अर्थव्यवस्था की सर्वोत्तम विशेषता बताता है। कृषि से पशुपालन की ओर परिवर्तन, खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि की ओर परिवर्तन, व्यापार से शिकार की ओर बदलाव। बताइए। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, नहीं खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि की ओर परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 कह रहा है कि मगध की सेना में हाथियों के उपयोग के संबंध में कथन कह रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी में आपका मगध और गुप्त साम्राज्य, इससे क्वेश्चन हद से ज़्यादा ही पूछते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस दो टॉपिक को इतना घोट के पी जाना है, जितने भी एमसीक्यू आप लगा सकें। मैं तो कोशिश करूँगा लगाने की, लेकिन आप भी इसी को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सही इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी इसमें से कोई सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत क्यों है। इसमें कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ना भूल गया था। मगध की सेना मुख्य रूप से हाथियों पर निर्भर थी ताकि रेगिस्तान में लंबी दूरी तक तेजी से संपर्क स्थापित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और जो नंद सम्राट ने विशाल जो कवचधारी हाथी रेजिमेंटों को वित्तपोषित करने के लिए अपने घुड़सवार सेना की टुकड़ियों को भंग कर दिया था। मगध में हाथी मुख्य रूप से गंधार की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आयात किए जाते थे। तो बताइए, तो इसमें जो तीनों कथन गलत हैं, क्यों गलत हैं। देखो, किसी भी प्राचीन भारतीय सैन्य परंपरा में हाथियों का उपयोग कभी भी लंबी दूरी के तेज संचार के लिए नहीं किया गया था, और रेगिस्तानी इलाका हाथियों की तैनाती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 है, प्लूटार्क, डियोडोरस और कार्टियस सरफस द्वारा संरक्षित यूनानी विवरणों के अनुसार नंद सेना प्राचीन भारतीय युद्ध कला के चारों पारंपरिक अंगों यानी कि पैदल सेना, घोड़सवार सेना, रथ और हाथी को एक साथ और अत्यंत विशाल संख्या में मानी जाती थी, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है। मगध के हाथी इसके पूर्व और उत्तर पूर्व के घने जंगलों वाले इलाकों से लाए जाते थे, विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र के जंगलों से, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो आपके हाथी हैं वहाँ की आबादी ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ से आते थे, आगे उत्तर पश्चिम से नहीं आते थे, ठीक है। 91 देखते हैं। इसमें सही मिलान कह रहा है, आपको मिलान करना है, यानी कि जो गार्गिच वाच करवी था, तो जनक के दरबार में आत्मा और ब्रह्म पर बहस की थी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और जो मैत्रेयी था वो शाश्वत सत्य की उपनिषद एक साधिका थी, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। और जो आपका लोपामुद्रा है तो वो ऋग्वैदिक भजन रचयिता होती थी, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। विश्ववारक की बात करें तो इसमें प्रारंभिक ऋग्वैदिक ऋषि यानी कि डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषदों के मूल दार्शनिक दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर पढ़ दे रहा हूँ, आंतरिक आध्यात्मिक खोज और परम सत्य का साक्षात्कार। तो सही इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने एक सैन्य परेड के दौरान अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी, और उन्होंने व्याकरणविद पतंजलि को संरक्षण प्रदान किया था, जिन्हें उनके 2 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, और उन्होंने सांची के बौद्ध स्तूपों के संरचनात्मक विस्तार पर रोक लगा दी थी। तो बताइए, इसमें केवल दोस्तों इसमें 1 और 2 ही सही हैं, बाकी जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हालांकि अशोक वादन और दिव्य वादन जैसे बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग की बौद्ध के एक क्रूर उत्पीड़क के रूप में चित्रित करते हैं, जिसने मठों को नष्ट कर दिया था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि शुंग काल के दौरान सांची के स्तूप, महान स्तूप का वास्तव में काफ़ी संरचनात्मक विस्तार हुआ था। अशोक द्वारा बनवाए गए मूल ईंट के स्तूप का आकार लगभग 2 गुना कर दिया गया था, उसे पत्थर की शिलाओं से मढ़ा दिया गया था, और उसमें पत्थर की एक रेलिंग यानी कि बाड़ भी जोड़ दी गई थी। हालांकि इस विस्तार के लिए ये धन शायद शाही आदेश के बजाय धनी व्यापारियों और स्थानीय दानदाताओं द्वारा दिया जाता था, ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। 94 देखते हैं। प्राचीन विद्रोह की बात करें तो इसमें प्राचीन विदेह के साम्राज्य के संबंध में है। यह बिहार के मैदानी इलाकों में विशेष रूप से गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसने गुप्त राजवंश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विलय किए जाने तक अपनी स्वतंत्र राजशाही संरचना को निरंतर बनाए रखा था। तो दोस्तों इसमें केवल 1 सही हो जाएगा, बाकी दूसरे स्टेटमेंट गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि विदेह एक स्वतंत्र राजतंत्र के रूप में नहीं रहा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक विदेह में राजशाही शासन का पतन हो गया था और इसे वृज्जी संघ में मिला लिया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष के बारे में है। ऐहोल अभिलेख की रचना कवि रविकीर्ति ने राजशास्त्रीय संस्कृत में की थी। इस संघर्ष ने गोदावरी नदी की दोनों साम्राज्यों के बीच स्थायी सीमा के रूप में निर्धारित कर दिया था। हर्ष की हार का जो कारण था उनके सहयोगी कामरूप द्वारा सैन्य विश्वासघात था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना को पीछे हटाने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो बताइए इसमें कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल 1 और 4 सही है, 2 और 3 कथन आपके गलत हो जाएंगे। अब क्यों दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि हर्ष के उत्तरी साम्राज्य और पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य साम्राज्य के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वह नर्मदा नदी थी, ना कि गोदावरी। तो ये तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं। कामरूप के भास्कर वर्मन हर्ष के लगातार एक निष्ठावान सहयोगी रहे थे। विशेष रूप से गौड़ के शशांक के विरुद्ध अभियानों में हर्ष की पराजय का एकमात्र कारण चालुक्यों की हाथियों की श्रेष्ठ सेना थी, है ना। 96 देखते हैं। आपका इसमें भी आपको सही मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। यानी कि जो आपका अश्वमेघ है वो आपका ए का 4 हो जाएगा, यानी कि अश्व बलि से संबंधित और व्रत और सर्वपूर्वता का अनुष्ठान। आपका जो स्टेटमेंट बी है तो जो राजसूय है वो शाही राज्याभिषेक समारोह को दिखाता है। और आपका वाजपेयी है तो यानी कि जो वाजपेयी है प्रतिष्ठा और सामुदायिक भागीदारी से जुड़ा अनुष्ठान था, यानी कि सी का 3 हो जाएगा। डी की बात करें तो अथर्व परंपरा, यानी कि जो बौद्धिक प्रणाली में उर्वरता और जादुई तत्वों का समावेश मिलता है, यानी कि सही इसका आंसर सी हो जाएगा। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाग्य भट्ट के अष्टांग हृदय के विषय का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों इसमें आपका बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि ये प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों को एक साथ लाता है और आयुर्वेद की 8 शाखाओं की व्याख्या करता है ना। 98 देखते हैं। 98 देखें तो इसमें आपको कह रहा है कि तमिल महाकाव्य मणिमेघ लाई किसने लिखा था? इलांगो अडिगल ने, सत्यनार ने, तिरुवेल्लूर ने या नक्की रार ने? तो दोस्तों सत्यनार ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। लौरिया नंदगढ़ स्थित अशोक का एकाश्मक बलुआ पत्थर का स्तंभ एक अकेले खड़े सिंह से सुशोभित है। और कारण की बात करें, स्तंभ का जो सॉफ्ट कई छोटे बेलनाकार पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक लंबवत रूप से जमाकर बनाया गया था। क्या ये कथन कारण दोनों सही हैं? तो दोस्तों इसमें आपका जो स्टेटमेंट है तो वो तो सही है, लेकिन जो रीज़न बता रहा है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अशोक स्तंभों के सॉफ्ट एकाश्म थे, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक तना चुनार बलुआ पत्थर के एक ही अखंड टुकड़े से तराशा गया था। यह पत्थर उत्तर प्रदेश की खदानों से निकल जाता था और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर उन जगहों तक पहुंचाया जाता था जहां इन्हें स्थापित किया जाना था। इन स्तंभों की जोड़ रहित और निर्वाध बनावट और साथ ही साथ इनकी विष्टि दर्पण जैसी चमक, ठीक यही बातें उन्हें जनसाधारण बनाती हैं, ठीक है। और इन्हें कभी कभी एक के ऊपर एक रखे गए बेलनाकार खंडों को जोड़कर नहीं बनाया गया था, तो इसलिए कारण तो गलत हो जाएगा। आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के संबंध में है। इसमें अश्वमेघ और राजसूय जैसे प्रमुख वैदिक यज्ञों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसका जो संकलन है मुख्य रूप से बौद्ध मठवासी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? शतपथ ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण वेदों की परंपरा से संबंधित है, ना कि बौद्ध परंपरा से। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब बताइए कि अगर वीडियो में कुछ परेशानी आपको लगी हो कि मैं ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा। और नोट्स नहीं भी बना पाएँ तो कोई बात नहीं, खाना बना रहे होंगे आप लोग, ठीक है, या कुछ भी काम कर रहे हो तो आप ईयरफोन लगा के इसको सुन सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में अच्छे से करता हूँ ताकि आपको सुनकर ही काम चल सके, और मैक्सिमम चीज़ें आपको सुनकर ही याद हो जाती हैं, है ना। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक।